हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी ग्रेविटेशनल चैप्टर को लेकर, काफ़ी हमने इसके टॉपिक्स को लेकर कवर किया। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो किन बातों को लेकर करेंगे। तो हमारे अब जो दो लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, हम उन चीज़ों को लेकर आज की क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा सैटेलाइट। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? देखिए, इसको हम बोलते हैं उपग्रह। ठीक है, तो जो ग्रह होता है आपका, ग्रह यानी जैसे हम बात करें प्लैनेट की, तो प्लैनेट के लिए एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो और सैटेलाइट की भी एक डेफिनेशन होती है और स्टार के लिए भी एक डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो प्लैनेट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? वह सन की सरफेस में क्या होना चाहिए? रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्लैनेट की भी कोई डेफिनेशन होती है, स्टार्स की भी डेफिनेशन होती है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं? तो देखिए, दो तरीके की सैटेलाइट होती है। एक को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। दूसरी होती है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिन्हें बोलते हैं कृत्रिम सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह। तो एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह क्या कौन सा है? मून। यानी चंद्रमा क्या है और मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट किसका? अर्थ का। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन अ स्टेबल ऑर्बिट इज कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। एक स्थिर कक्ष में एक ग्रह के चारों ओर घूमने वाला एक स्वर्गीय शरीर को प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। यानी यह किसी एक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, घूमेगा। वहीं जो प्लैनेट होता है वो किसकी ओर रिवॉल्व करता है? वह जो चक्कर लगाता है वह स्टार, जिसको हम बोलते हैं, हमारे स्टार को हम क्या बोलते हैं? सूरज। तो वह सूरज की ओर चक्कर लगाता है। इन आवर सोलर सिस्टम ईच प्लैनेट इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। तो अगर ऐसा कहा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में प्रत्येक ग्रह सूर्य का उपग्रह है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा है। बट सम ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव गॉट सैटेलाइट अराउंड देम। लेकिन इनमें से कुछ उपग्रह हैं या इनमें से कुछ ग्रह हैं जिनके अपने खुद के उपग्रह होते हैं, तो उनको भी हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून इज इन टर्न अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अभी ये वाला आप सिंपल ये समझिए, अर्थ इज अ प्लैनेट और अर्थ किसके चक्कर लगा रहा है? सन के। लेकिन अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है? मून। तो मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यानी मून एक प्राकृतिक पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। Moon goes around the sun in about 27.3 days in a almost circular orbit of radius 3.8 into 10 raised to power 8 मीटर। तो जो चंद्रमा होता है या जो चांद होता है, लगभग 27.3 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर एक लगभग वृत्ताकार, जैसे जो इलिप्टिकल पाथ है, अंडाकार जो पाथ होता है वो किसके द्वारा होता है? वह होता है प्लैनेट्स के द्वारा, जब वह सूरज की ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन चांद पृथ्वी के किस तरीके से चक्कर लगाएगा? वृत्तकार में, कक्ष में घूमता है, जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगा? 3.8, 3.8 10 रेज टू पावर 8 मीटर, यानी 10 रेज पावर 8 मीटर इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम जो होती है उपग्रह क्या होता है? A satellite put into the orbit around the planet by the man is called artificial satellite। तो एक उपग्रह जिसको मनुष्य ने एक ग्रह के चक्कर में, यानी देखिए, वह उपग्रह प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसको जो ह्यूमन होते हैं, जो मनुष्य होता है, वह उसको जो है वह रॉकेट की मदद से उसको अंतरिक्ष में भेजेगा और उसको उस जगह पर छोड़ देगा जहाँ पर वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो इस तरीके के ग्रह को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रशियन वर द फर्स्ट टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। जो रूसी थे पहले, वह मानव, या हम बात करें रशियंस पहले थे, रूसी पहले थे जिन्होंने एक कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा। उसका नाम था स्पुतनिक 1 और उसका वजन कितना था?
83.6 किलोग्राम यानी 8.63 किलोग्राम। और कब ये काम किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 4 अक्टूबर 1957 को उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट को जो है मून में भेजा था, यानी सॉरी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा था। Its period of revolution was 96.2 minutes and it continued revolving around the earth for 58 days। तो इसकी क्रांति की अवधि यानी इसकी रिवॉल्यूशन यानी घूमने की अवधि यानी जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की जो अवधि थी वो 96.2 मिनट यानी 1.5 घंटा के लगभग थी। और यह 58 दिनों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। तो कब तक? 58 दिनों तक यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। On January 31st, 1958, USA launched its first satellite explorer. It made the important discovery of Van Allen radiation belt। यानी 31 जनवरी 1958 में अमेरिका ने पहला उपग्रह एक्सप्लोरर 1 को भेजा, लॉन्च किया और इसने वैन एलन जो विकिरण बेल्ट है के लिए एक महत्वपूर्ण खोज करी। अब वैन एलन विकिरण रेडिएशन बेल्ट क्या? अ बेल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ट्रैप्ड इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र है, आपको पता होगा अर्थ का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में फंसे हुए विद्युत अवशेषित कणों की एक बेल्ट को हम बोलते हैं वैन एलन बेल्ट। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। तो इंडिया उस टाइम जिस टाइम उन्होंने पहली सैटेलाइट इंडियंस ने हमने जो पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी आर्यभट्टा 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम रशियन सॉइल। तो भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्टा 19 अप्रैल 1975 का रूसी मृदा यानी रूसियों की मदद से भेजा था, प्रक्षेपित किया था अंतरिक्ष में या अर्थ के कक्ष में। तो देखिए सैटेलाइट बनाना कोई ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है, मेन होता है रॉकेट। उस रॉकेट को बनाना जो सैटेलाइट को लेकर जाएगा और उसको प्रक्षेपित करेगा उस ऑर्बिट में, उस कक्ष में। तो उस सैटेलाइट को बनाना है उस समय जो था वो रशियंस के पास था और यूएस के पास था। तो हमने रशियन की मदद लेके हमारी खुद की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। सिंस देन, तब से अब तक इंडिया हैज पुट मैनी सैटेलाइट्स इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। भास्कर, रोहिणी, एप्पल, IA, IB, इनसेट, IRS। तो तब से अब तक भारत ने विभिन्न कक्षों में कई उपग्रह रखे हैं, जैसे कि भास्कर, रोहिणी, एप्पल, फन A, 1B, इनसेट या IA, IB, इनसेट, IRS आदि। तो ये सारे वो सैटेलाइट है जो इंडिया ने भेजे हैं अंतरिक्ष में। अब आता है हमारा ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। Orbital speed of a satellite is the minimum speed required to put the satellite into a given orbit around Earth। तो कक्षीय गति क्या होती है? एक उपग्रह को कक्षीय गति वह न्यूनतम गति होती है जो उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर दिए गए कक्ष में रखने के लिए आवश्यक होती है। यानी ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है और ये अर्थ का जो है कक्ष है। एक इस कक्ष में बने रहने के लिए उसको वह मिनिमम स्पीड या मिनिमम गति या न्यूनतम गति दी जाएगी जो इस कक्ष में ये रह सके और उसके बाद अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा सके। उस स्पीड को हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, यानी ऑर्बिट में रहने के लिए जो मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो कक्षीय गति का मान पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न कक्षों के अलग अलग होता है, यानी जो कक्षीय गति का मान होगा वह अलग अलग कक्ष पे जो है चेंज होगा। मान लीजिए अर्थ को ले लेते हैं हम। अर्थ का मास हो गया m, रेडियस हो गया r, उपग्रह का मास हो गया m, वेलोसिटी होगी v, और मान लीजिए ये h हाइट पर अर्थ की सतह से h दूरी पर ये इसको रख दिया गया। ठीक, तो जो ऑर्बिटल स्पीड निकलेगी वो निकलेगी v इक्वल्स टू √G/r।
जी एम ओवर अर्थ। अगर जी की वैल्यू को पुट कर देंगे आप तो अंडर रूट जे आर ओवर एन। तो एन क्या है, या सॉरी इसको है आर। एक आर मतलब रेडियस, जो उपग्रह की कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी अर्थ के और उसकी हाइट के दोनों को मिला के। तो ये हो जाएगा आपका आर अंडर रूट 8 आर प्लस एच। तो उसके ऊपर वैल्यू करेगी आप, ठीक है। चलिए, सो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट ऑर्बिटल सैटेलाइट। तो इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है, जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑर्बिटल सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, यानी वह सैटेलाइट के मास पर नहीं डिपेंड होती है, ठीक है। वह मास सैटेलाइट का जो मास है उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगी। दूसरा, डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और किसके ऊपर, वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी, ना कि मास पर डिपेंड करेगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, परीक्षा की तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है वो मास पर इंडिपेंडेंट नहीं होगी और निर्भर करेगी किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। Depend upon the mass and the radius of the earth या planet around which the revolution of satellites taking place। यह पृथ्वी ग्रह और द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है जिसके चारों ओर उपग्रह की परिक्रमा हो रहा है। The direction of orbital speed of a satellite at an instant is along the tangent of the orbital path and the satellite of the instant। तो ये तो आप, ये सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए अर्थ हो गया और ये इसका पाथ है, तो अगर सैटेलाइट यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके टेंजेंट, डायरेक्शन होगी टेंजेंट। ये आप, ठीक है, तो डायरेक्शन होगी इसके टेंजेंट डायरेक्शन होगी, ठीक। तो ये आप समझते हुए चलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When a satellite is orbiting very close to the surface of Earth, अगर कोई सैटेलाइट उपग्रह पृथ्वी के सतह से बहुत करीब घूम रहा होता है तो उस टाइम जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, जो हाइट ऑफ सैटेलाइट है वह कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हाइट ऑफ सैटेलाइट है ये कम हो जाएगी और ये जो एच की वैल्यू है ये बढ़ जाएगा। चलिए, आर ये ज्यादा हो जाएगा, अगर ये ज्यादा हो जाएगा देन आर प्लस आर प्लस आर, तो ये बहुत छोटी, ये बहुत ज्यादा, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये सिर्फ आर रहा। तो उस टाइम इसकी जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जे। क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट जे। नेक्स्ट, बाय सब्सटीट्यूटिंग, अब हम जी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर ई क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक। तो यहां से हमें जो ऑर्बिटल स्पीड चाहिए वह कितनी होगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे, जी का वैल्यू आपने पुट कर दिया और अर्थ का रेडियस आपने वैल्यू दे दिया, तो वहां से आप ऑर्बिटल जो है स्पीड निकाल देंगे। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, अब एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, पृथ्वी के पूर्ण एक चक्र को करने के लिए और पूरे पृथ्वी का एक चक्र पूरा घूमने के लिए, जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो लगभग 1 साल लगता है, 365 डेज, हम उस पीरियड को हम 1 साल मानते हैं। क्या बोलते हैं उसे, 365 डेज हमारी पृथ्वी को लगते हैं, 360.4 जो होता है या, तो ये लगभग इतना समय लगता है। लेकिन अगर एक सैटेलाइट को पूरा अर्थ का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो उपग्रह की समय अवधि। इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ, यानी यह वह समय होता है जो उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण चक्र बनाने में लगता है। इसका जैसे टाइम पीरियड क्या होता है 2πr, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट आर प्लस एच अपॉन जी। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसको हमने डेंसिटी और रेडियस के टर्म में लिखेंगे,
तो ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का औसत घनत्व, आर क्या है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या, हाइट ऑफ सैटेलाइट किससे, स्मॉल एच से दिया हुआ है, उपग्रह की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सैटेलाइट, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की त्वरण, फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अब वही है, अगर वो क्लोज हो जाएगी अर्थ सरफेस से तो उसके लिए हम टाइम पीरियड क्या निकालेंगे, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 84.6 मिनट। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के क्लोजली घूमती है, पास में होके घूमती है, तो उसको 84.6 मिनट लगेगा पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में। इट मीन्स अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ हैज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 84.6 minutes. It is clear from the expression of time period that the period of revolution of satellite depend upon the height above the earth surface. तो ऑर्बिटल स्पिन किस पे डिपेंड कर रही थी, हाइट पे, वो इंडिपेंडेंट थी मास के ऊपर। तो उसी तरीके से जो समय अवधि है वह अभिव्यक्ति से स्पष्ट होता है कि उपग्रह की जो पूरा पृथ्वी का चक्र लगाने की जो अवधि है केवल पृथ्वी की सतह के ऊपर की ऊंचाई पर निर्भर करती है। द लार्जर इज द हाइट, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा उसको समय लगेगा चक्कर लगाने में। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि सूरज के पास में कौन है, मरकरी। तो मरकरी बहुत जल्दी अर्थ के सूरज के चक्कर लगाता है, और सबसे दूर कौन है, नेपच्यून। तो नेपच्यून को लगभग 165 साल लग जाते हैं सूरज का चक्कर लगाने में। The larger is the height of satellite above the surface of the earth, greater will be its time period. तो जितना ज्यादा दूर या पृथ्वी की सतह से जितनी ऊंचाई पर जो सैटेलाइट रखी जाएगी, उपग्रह रखा जाएगा, उतना ही उसे समय लगेगा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में। अब एंगुलर मोमेंट ऑफ सैटेलाइट क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। व्हेन अ सैटेलाइट ऑफ मास m is orbiting with linear speed v on the orbital path of radius r around the earth, its angular moment is given by L equals to mvr. तो जब एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m हो और धरती के चारों ओर यानी वह r उसका क्या हो, आप मान लीजिए रेडियस या ऑर्बिटल पाथ, और कक्षीय पथ पर उसकी स्पीड दे दी गई v, तो यह ऑर्बिटल स्पीड दे दी गई v, देखिए गति हो गई v, त्रिज्या कक्षीय पथ की त्रिज्या हो गया r, और सैटेलाइट उपग्रह का द्रव्यमान हो गया m। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, mvr। तो v की आपको हमने v ऑलरेडी निकाल के पता कर चुके हैं, तो क्या होता है √g_m_r। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू निकल जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट एंगुलर मोमेंट ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन बोथ। तो ऊपर ने जो हमने अभी ये इक्वेशन देखी, जो आपको ये इक्वेशन दिख रही है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जो सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम है वह सैटेलाइट के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा और प्लैनेट के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा। यानी उपग्रह का द्रव्यमान और ग्रह के द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगा कोणीय संवेग। इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो जो यह उपग्रह की कक्ष की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस हिसाब से यह वेरी करेगा। The minimum speed with which a body must be projected up in the space, so अब होता है हमारी escape velocity या escape speed, हम क्या बोलते हैं। escape का मतलब आप समझ जाइए, पलायन करना, छुटकारा पाना, भाग जाना। तो इसका यहाँ पर escape का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि रॉकेट्स जाते हैं और अर्थ से बाहर एक सैटेलाइट को रखकर जो है रख देते हैं, तो क्या स्पीड से वो जाएंगे और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके खिंचाव को ओवरकम करेंगे, यानी उसके खिंचाव से ऊपर उठकर वहां पर जाकर जो है एक सैटेलाइट को रख कर आएंगे। तो द मिनिमम स्पीड विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप इन द स्पेस सो एज टू इनेबल it to just overcome the gravitational pull is known as the escape speed, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, escape velocity। एक शरीर को अंतरिक्ष में रखने के लिए न्यूनतम गति जिसे यह केवल गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को पार कर सके, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को पार कर सके,
को पलायन गति कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? पलायन गति। In other words, we can say that escape speed on Earth or any other planet is the minimum speed with which a body has to be projected vertically upwards from the surface of Earth or any other planets so that it just crosses the gravitational field of Earth or of the planet and never turns on its own. यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहें या हम कहते हैं कि पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पर यानी उसको छोड़ने की या वहां से दूर जाने की या वहां से भागने की गति न्यूनतम गति होती है जिसके साथ एक शरीर को पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह की सतह से ऊर्ध्वाधर धर प्रक्षेपित यानी वर्टिकली यानी सीधा जो है प्रक्षेपित करना होता है ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बस पार कर जाए। यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर किसी एक जो बल है वो हर वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस बल के विपरीत में जो एक और बल लगे तो वह बल कितना स्पीड होना चाहिए उसका, तो उसका जो स्पीड होना चाहिए उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ताकि वह कभी खुद से वापस ना आए। तो एस्केप वेलोसिटी का आप जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gm/r। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो √2gr, और यहाँ पर आप चाहें तो इसको रेडियस और डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब इनसे क्या इससे मुख्य बातें निकली। पहली पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और प्लेनेट। तो एक शरीर का पलायन गति का मान शरीर के द्रव्यमान m और यह पृथ्वी के ग्रह की सतह से उसके प्रक्षेपण के कोण पर निर्भर नहीं करता। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर निर्भर नहीं करेगा और ना ही उसके मास पर निर्भर करेगा। द वैल्यू ऑफ escape velocity or speed depend upon the mass and the radius of planet from the surface of which the body is to be projected। तो मुक्त जो गति है वह उसका जो मान है ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है जिसकी सतह से शरीर की प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। Clearly, the value of escape speed of a body will be different for different planets। तो विभिन्न ग्रहों पर ग्रहों के लिए शरीर की जो मुक्ति जो escape velocity होती है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उनका वजन अलग हो सकता है, क्योंकि उनका रेडियस कम ज्यादा हो सकता है और जिसकी वजह से उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वह कम या ज्यादा हो सकता है। उसके हिसाब से उनकी escape velocity कम ज्यादा हो सकती है। तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर के स्पीड से छोड़ोगे तो वह अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को ओवरकम करके बाहर चली जाएगी। इतना मिनिमम स्पीड चाहिए उसको अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने की। तो ये काफी ज्यादा स्पीड होती है, तो इसमें कोई वस्तु नहीं जा पाती है, इसी को हम बोलते हैं escape velocity। If a body is projected from a planet with a velocity v, which is smaller than the escape velocity, then the body will reach a certain height, may either move in an orbit around the planet or may fall back to the planet। तो यदि शरीर को एक ग्रह से एक गति v के साथ प्रक्षेपित किया जाता है जो पलायन गति से छोटी है, यानी जो स्पीड है स्पीड से वह छोड़ा गया वह एस्केप वेलोसिटी से कम है या पलायन गति से छोटी है, तो शरीर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचेगा और या तो ग्रहों के चारों ओर कक्ष में चल सकता है या फिर एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह नीचे गिर जाएगा। If the speed of projection of the body from the surface of a planet is greater than the escape velocity of the planet, the body will escape out from the gravitational field of that planet and will move in interstellar space with speed v0 which can be obtained using law of conservation of energy। यदि किसी ग्रह की सतह से शरीर को प्रक्षेपण की गति यानी जो आपकी उसको जिस गति से छोड़ा गया है की गति पलायन गति से अधिक होती है तो शरीर उस ग्रह को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और अंतरस्तरीय अंतरिक्ष में गति v डैश के साथ चलेगा, जिसे ऊर्जा संरक्षण के नियम का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।
अब escape velocity, सन की escape velocity क्या है? मान लीजिए अगर किसी को सन से बाहर निकल के आना है तो 618 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर थी कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ पर, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं हम बात करें सूरज पर, सूर्य पर, तो वहां पर प्लायन गति हमें चाहिए 618 किलोमीटर प्रति सेकेंड। That is why lighter gases like H2, helium, etc. do not escape from the surface. तो इसीलिए जो हल्की गैस हैं जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यह सब सूरज की सतह से नहीं निकलते। Escape speed of moon is 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो मून की, जो चंद्रमा की पलायन गति है वो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सो नो गैसेस एग्जिस्ट ऑन द मून, तो इसीलिए चंद्रमा पर कोई भी गैस नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर लेयर होती है तो सबसे ऊपर होती है एग्जॉस्फेयर। तो एग्जॉस्फेयर में जो होती है वो हल्की गैसेस होती है, हाइड्रोजन जैसी गैसेस होती है। रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप वेलोसिटी का आप रिलेशन याद रखेंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, √2gr और एस्केप वेलोसिटी होती है √2gr। तो आप ध्यान से देखिए तो एस्केप वेलोसिटी कितना, √2 टाइम्स आता है, यानी √2 की वैल्यू 1.414 इतना ज्यादा है किससे, ऑर्बिटल स्पीड से। Thus, if the speed of satellites increase √2 times, तो अब बोला जाता है कि अगर स्पीड जो है सैटेलाइट की √2 टाइम्स अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उसके पास क्या आ जाएगा, पलायन गति हो जाएगी उसके पास, यानी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। तो वह जो सैटेलाइट है, जो पृथ्वी है, उसके कक्ष से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर का, वेटलेसनेस। इट इज अ सिचुएशन, अब वेटलेसनेस क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच द ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स जीरो। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का निरीक्षित वजन शून्य हो जाता है। द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो वजनहीनता को की स्थिति को निम्नलिखित परिस्थितियों में देखा जा सकता है। कब कब, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट गुरुत्वाकर्षण के या गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तब भी वेटलेसनेस कंडीशन आती है। When a satellite revolves in its orbit around the sun, तो जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपने कक्ष में घूमता है, such that surrounding atmosphere does not offer any applicable friction force, तो ऐसे कि आसपास के वायुमंडल में कोई महत्वपूर्ण घर्षण बल प्रदान नहीं करता। When bodies are at null points in outer space, तो जब शरीर बाहरी अंतरिक्ष में शून्य बिंदुओं पर आधारित हो, जहाँ पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल ना लग रहा हो, तो उस वक्त भी ये वेटलेसनेस वाली कंडीशन आती है। तो यहाँ पर ये हमने जो है सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो लगभग हमने जो भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े उनको अच्छे से देखा। तो सबसे पहले हमने किन किन टॉपिक्स को लेकर बात करी, हमने बात करी इंट्रोडक्शन को लेकर बात करी, राइट, इंट्रोडक्शन को लेकर बात करी। उसके बाद हमने बात करी केपलर्स लॉ को लेकर बात करी। फिर उसके बाद हमने जो है ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उनके क्या क्या सिद्धांत थे, केपलर्स का क्या सिद्धांत था, न्यूटन का क्या सिद्धांत था, उन सबको लेकर हमने चर्चा करी। फिर उसके बाद न्यूटन ने जो अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया उसको लेकर डिस्कस किया। अब जब हमारे पास न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया तो वहां से हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण है इसके द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इसको हमने निकाला, फाइंड आउट किया। फिर जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन हमने ढूंढा कि इन दोनों जीज के बीच का रिलेशन क्या है। उसके साथ साथ हमने अपरेंट वेट पढ़ा कि लिफ्ट में जाने से अगर लिफ्ट ऊपर जाती है v वेलोसिटी से, नीचे आती है v वेलोसिटी से, तो वेट पे क्या फर्क पड़ता है। फिर लास्ट क्लास में हमने इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हमने जो बात करी वो थी सैटेलाइट को लेकर, एस्केप स्पीड और वेलोसिटी को लेकर और वेटलेसनेस कंडीशन को लेकर। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमने आपके साथ चर्चा कर लिया है इन सबको लेकर। तो अब ये जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, इनको
स्मरण करते रहिए समय समय पर। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में किसी और अन्य विषय को लेकर। तो आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आज की क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।